बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। एक जानिब तो इस हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो मुश्किलात बदस्तूर जारी व सारी हैं। फैज़ हमीद एपिसोड के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सेटलमेंट या किसी भी तरह के मुज़ाकरात या मफाहमत, हर तरह के रास्ते बंद हो चुके हैं इन द कमिंग डेज। बल्कि सैटरडे और संडे, ये जो वीकेंड है, ये बड़ा क्रूशल है क्योंकि अगला हफ्ता शुरू होने से पहले पहले इस वीकेंड में बड़ी अहम तरीन गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन जो कि फैज़ हमीद नेक्सस के हवाले से है, वो मजीद इंटेंसिफाई होना, ये तो मैं आपको खबर दे रहा हूं। लेकिन इस सब के अंदर पीटीआई पर क्रैकडाउन, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात, इसका कतन मतलब यह ना लिया जाए कि शहबाज हुकूमत इस वक्त महफूज है। कोई और रास्ता, तीसरी कुव्वत, ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। इमरान रियाज खान ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि शहबाज हुकूमत और मरियम हुकूमत की गेम जो है वो बहुत जल्द ओवर होने जा रही है। उसे भी हमने डिस्कस करना है। इसके साथ ही साथ जनरल फैज हमीद पर हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नया इल्जाम जो है वो सामने आता है। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो डकैती के इल्जाम के अंदर भी एक अब इस वक्त वो मुलविस पाए गए हैं, जबकि जनरल बाजवा जो है वो किस मामले के ऊपर किससे क्या माफियां मांगते रहे। और ये जो केस था काजी फाइज ईसा साहब वाला, रेफरेंस वाला, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान साहब के साथ भी आज के दिन तक, आरिफ अलवी साहब के साथ और जनरल फैज हमीद साहब के साथ बुग्ज रखे हुए हैं, उस हवाले से भी हामिद मीर साहब ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं जो कि चश्म कुशा हैं, जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, जिन पर बात करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। लेकिन इब्तदा में दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत जल्द अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। जो मौजूदा लीडरशिप है, खान साहब बाहर होते तो शायद ये बात करने की नौबत ही ना आती, और खान साहब के बावफा लोग जो हैं वो तो अभी भी मंजर आम पर नहीं आ सकते। अमाद अजहर बड़ी मुश्किल से रुपोशी खत्म करके दोबारा रुपोश हो जाते हैं। बल्कि आज मुराद सईद साहब की सालगिरह है और हम अपने भाई को बहुत मिस कर रहे हैं। बस ये दुआ, राब्ते में तो हम नहीं है मुराद सईद से, लेकिन ये दुआ इस व्लॉग के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं कि जहां भी रहें मुराद भाई, आप अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, महफूज रहें, और वक्त अच्छा भी आएगा नासर, गम न कर जिंदगी पड़ी है भी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है, अगर उसकी बात की जाए तो ऑल इज नॉट वेल, ठीक है जी। और पंजाब के अंदर दो नहीं बल्कि तीन ग्रुप्स जो हैं वो सामने आ गए हैं और इस वक्त कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। और पंजाब में तीन मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और अच्छा खासा फड्डा चला हुआ है और पार्टी जो है वो आपसी इख्तलाफात के ऊपर ही तवानाई। देखिए, जब आपने मौजूदा लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ ही मामलात और इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींचने के ऊपर अपनी तवानाइयां सर्फ करनी है, तो फिर खान साहब की रिहाई तो सेकेंडरी हो गई। यही खैबर पख्तूनख्वा में अब शुरू हो गया। मतलब खुदा का खौफ करें, अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए आप लोग इमरान खान की रिहाई और जो कॉज है उसे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जबकि मुखालिफिन टिक के सीधा सीधा इमरान खान साहब जो है उनके पीछे आ रहे हैं। फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी का मतलब सीधा सीधा यह है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना। मिलिट्री कोर्ट्स में गए तो मैं आपको बता दूं, गेम इज ओवर। ये रोजाना की मुलाकातें, ये अदालती जो कार्रवाई होती है उसका पब्लिक होना, कुछ भी नहीं होगा। और इस सब के अंदर अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ये दावे हो रहे थे कि फैज हमीद मास्टरमाइंड नहीं। स्टेट का मौकफ यह है कि मास्टरमाइंड खान साहब हैं, फैज हमीद सहूलतकार है। और अगर फैज हमीद से स्टेटमेंट ले ली गई, अगर फैज हमीद को वादा माफ गवाह बना दिया गया, तो फिर तो सीधी सीधी राह हमवार हो जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी एक टीवी चैनल में अभी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि नौमी वाकयात के मास्टरमाइंड इमरान खान थे, उन्होंने ही सब किया। और इन्होंने कहा कि कल एक सीनियर अफसर को भी तहवील में लिया गया है। जब धरना होता था उस वक्त भी ये बात होती थी कि फलां साहब उसके पीछे हैं। 9 मई के वाकयात के बाद ये बात वाज़ेह थी कि इसके पीछे फलां साहब का हाथ है। उस वक्त सबूत किसी के पास नहीं था, सिर्फ बातें होती थी। हाउसिंग सोसाइटी वाले मामले पर भी फैज हमीद का नाम लिया जा रहा था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड इमरान खान थे, उन्होंने ही सब किया। इमरान खान ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो ऐसा होगा, तहकीकात अब भी जारी है, जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब मजीद प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के हवाले से भी हो रहा है। बल्कि अब ये जियो की एक खबर है कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल साहब ने बताया है
کہ 9 मई के बाद गिरफ्तारी और फिर पार्टी छोड़ने पर रिहाई मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो इमरान खान साहब के करीब समझे जाते थे, उनसे पार्टी छोड़ने का पूछा गया तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि हिरासत के दौरान हमें ये सबूत दिखाए गए उस वक्त, आज से 1.25 साल पहले, कि 9 मई फौज में बगावत की कोशिश थी जिसमें जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और उनके लोग मुलव्विस थे। अब यहां पर एक और चीज जो फैज हमीद साहब के हवाले से कही जा रही है वो ये है कि एक पैरेलल इंटेलिजेंस का नेटवर्क फैज हमीद साहब चला रहे थे, जिसमें कुछ हाजिर सर्विस और बहुत से रिटायर्ड लोग जनरल फैज हमीद साहब के साथ थे, उनके सिंपथाइजर्स थे। और एक आपकी आईएसआई अपनी इंटेलिजेंस चला रही थी और फैज हमीद साहब अनऑफिशियली एक पैरेलल मुतवाजी इंटेलिजेंस का निजाम, ये भी फैज हमीद साहब के ऊपर इल्जाम है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि 2-3 चीजें आपने याद रखनी। अच्छा, हामिद मीर साहब ने एक बड़े, क्योंकि जाहिर बात है हामिद मीर साहब बड़े इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, ये जो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस है ना, उस पर भी हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि काजी फाइज ईसा और उनकी वाइफ के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो कुछ सहाफी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिले थे और उस वक्त बाजवा साहब और फैज हमीद साहब जो हैं काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में बराह रास्त मुलव्विस थे। हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि मैं पहला सहाफी था जिसने रेफरेंस के हवाले से पहला कॉलम लिखा और मुझे इमरान खान साहब ने बुलाया, मैंने भी खान साहब को फिर ये बात कही और हामिद मीर साहब कहने मेरे साथ इरशाद भट्टी भी थे, मैंने खान साहब को ये बात की कि ये आप अदलिया के साथ महाजराई ना करें और खान साहब ने कहा भी कि हम नहीं महाजराई करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद रेफरेंस जो है वो दायर हो गया। अब हामिद मीर साहब ने ये भी क्लेम किया है मुबैना तौर पर, जो हमारे सामने बातें आ रही हैं, कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने भी फैज हमीद साहब के काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से बड़े बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो पेश की थी, जिससे हमें समझ लग गई कि फैज हमीद और बाजवा दोनों काजी फाइज ईसा साहब को टारगेट कर रहे हैं। तो काजी साहब अगर तो इतने ही दबंग जज हैं और अपनी ईगो इतनी ही सेटिस्फाई करनी है तो फिर ये सिलेक्टिव नहीं, काजी साहब की ईगो उस दिन सेटिस्फाई हो ना, फिर जिस दिन बाजवा साहब को भी अरेस्ट किया जाए। अब इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने जो पिटारी है ना अपनी वो खोली है और इस सब के अंदर उन्होंने 2-3 बड़े अहम तरीन पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हनीफ अब्बासी को 25 साल की सजा जो है वो भी फैज हमीद ने दिलवाई। फैज हमीद साहब जो हैं वो अरबों रुपए की डकैतियों में मुलव्विस थे, सिर्फ टॉप सिटी 1 स्कैंडल नहीं। और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर के घर भी फैज हमीद साहब ने डकैती करवाई और फिर कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो फैज हमीद के इस एक्ट के ऊपर माफिया मांगते रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं, जो इंपॉर्टेंट वकील हैं पाकिस्तान के, उनसे कराची के मारूफ आलिम दीन के जरिए माफी भी मंगवाई। अब ये सारी की सारी चीजें और ये बड़ी बड़ी चार्जशीट्स जो हैं ये जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनके खिलाफ आ रही हैं। लेकिन यहां पर 2-3 चीजें और समझ लें। ये चार्जशीट्स भी हैं, फैज हमीद के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और फैज हमीद के ऊपर ये मजीद DHA पेशावर के अंदर एक मजहबी जमात के रहनुमा को 70 करोड़ का फायदा पहुंचाने का इल्जाम, टॉप सिटी स्कैंडल, डकैतियों के इल्जाम, करप्शन स्कैंडल्स, ये सब कुछ इसलिए भी हो सकता है कि प्रेशर जब बिल्ड होता है ना तो बंदा इमेंस प्रेशर में आकर कहता है अच्छा ठीक है मुझे बताओ मेरी जान कैसे छूटेगी, और वो सारी की सारी जान छूटने का जो मामला है वो आपको पता है फिर कैसे छूट सकता है और किस तरह की चीजें हो सकती हैं, वो किससे क्या मामला हैं। वादा माफ गवाही मलिक रियाज तक को बनाने की कोशिश की, मलिक रियाज नहीं बना। अब देखते हैं फैज हमीद साहब क्या वादा माफ गवाह बनते हैं या क्या मामलात बनते हैं। अब 2-3 चीजें जो हैं वो आप यहां पर समझ लें। एक तो ये है कि जो ये करंट गवर्नमेंट है आप उसी की चीजों को देखें, बल्कि अभी जावेद लतीफ साहब ने ARY न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की और जावेद लतीफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी 9 मई में मुलव्विस लोगों की गिरफ्तारी में पिक एंड चूज किया गया, बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूं जिनको पैसे लेकर छोड़ा गया। अब ये इन्होंने एक इंकशाफ किया है और ये इस सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा और रियासत के 9 मई के बयानिए के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है कि अगर तो 9 मई इतना बड़ा सानिया था जो कि था, मेरा जाती तौर पे ये मानना है कि शोहदा की यादगारों के बेहुरमती नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान साहब उसकी मजम्मत कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, लेकिन अगर तो ये इशू जो चल रहा है जिस तरह से हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं और इस इशू को देख रहे हैं, तो इसमें ये स्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है नवाज शरीफ ग्रुप की तरफ से। अब इमरान रियाज साहब जो हैं इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, भाई हैं बड़े, इमरान भाई ने एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसे उन्होंने एक मुख्तलिफ एंगल से देखा। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें भी हुकूमत जाने का शुबा हो चुका है, यानी नवाज शरीफ साहब इस बात को भांप गए हैं कि ऑल इज नॉट वेल और उनकी हुकूमत जा सकती है। अच्छा, इसका कतन आप नुक्ता ये ना बनाइएगा और इसे इस तरह से ना लीजिएगा और ये आपने ऐसे नहीं सोचना कि इसका मतलब ये है कि पीटीआई के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा या पीटीआई के लिए ऑल विल बी वेल। नहीं, पीटीआई के लिए सब अच्छा नहीं होगा। पीटीआई के लिए उसी तरह से क्रैकडाउन चलता रहेगा। इसमें टेक्नोक्रेट्स जो शेख रशीद साहब ने भी बात की या फिर
آزاد جیسے آپ دیکھ لیں محسن نقوی صاحب کتنے کمپیٹنٹ ہیں. ایک دفعہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ تو محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا, وہ صرف وزیر داخلہ بنا. وہ وزیر اعظم بننا چاہتا تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا. تو اس سب کے اندر سب سے گھاٹے کا سودا تو پھر نون لیگ کا ہوگا, کیونکہ اس کوئلوں کی دلالی میں صرف اور صرف اگر کسی کا منہ کالا ہوگا تو وہ نون لیگ کا ہوگا. سو لیٹ سی ہاؤ تھنگز انفولڈ, یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے. لیکن ابھی ایز آف وی اسپیک یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.